जी हाँ, देश हित में आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। भारत के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश इस्लामाबाद से रची जा रही है और इस्लामाबाद आप जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी है और इस्लामाबाद से पाकिस्तान की सरकार चलती है। बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा खुलासा देश हित में। उसी इस्लामाबाद में ध्यान से सुनिए, लश्कर तैयबा और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, आप ठीक सुन रहे हैं, लश्कर और दाऊद का गठबंधन हो गया है। ये आतंकी गठबंधन हो गया है। लश्कर और दाऊद ने भारत के खिलाफ एक दूसरे के साथ एक तरीके से एक दूसरे का साथ देने का समझौता कर लिया। ये आतंकी गठबंधन हो गया भारत के खिलाफ। हम आपको इस्लामाबाद में लश्कर और दाऊद की मीटिंग का एक एक सच बताएंगे। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि आतंकी हाफिज सईद से लेकर सलाउद्दीन हो, मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम खुद ही क्यों ना हो, अजीत डोवल के पास सबके लिए एक प्लान है। वो प्लान कैसा है और उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो जानकारी हम आगे पहुंचाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई। ये सवाल पराक्रम का सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भारत के खिलाफ आतंकी हमले का सबसे बड़ा रणनीतिक केंद्र है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को इस्लामाबाद में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और दाऊद इब्राहिम के बीच बैठक हुई। ये बैठक भारत में आतंकी हमले को लेकर थी, जो ISI के इशारे पर बुलाई गई थी। इस मीटिंग में दाऊद और लश्कर के टॉप कमांडर्स शामिल थे। इस मुलाकात में आतंकवादी हाफिज सईद खुद मौजूद था या नहीं, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लश्कर और दाऊद की बैठक से जो बात सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारत के खिलाफ साजिश में अब लश्कर और दाऊद साथ मिलकर काम करेंगे। दाऊद लश्कर से मुलाकात वाले दिन शाम को इस्लामाबाद में अपने फार्म हाउस में दिखा था और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की टीम के साथ बैठक में पहुंचा था। अब इससे आगे की खबर यह है कि भारत ने हर आतंकी साजिश के खिलाफ पराक्रम का पूरा प्लान पहले से तैयार कर लिया है। लश्कर और दाऊद की मुलाकात से पहले ही देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ 5 घंटे तक लगातार बैठक की। इस बैठक में एक एक कर हर आतंकी संगठन और हर आतंकी साजिश के खिलाफ पूरा प्लान तैयार हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी आकाओं और इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के हुक्मरानों को अहम संदेश भी भेज दिया है। अब आप राजनाथ सिंह का संदेश सुनिए। मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय राष्ट्र के सभी दुश्मनों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो सीमाओं पर दिखाई देने वाला दुश्मन हो या कोरोना वायरस जैसा अदृश्य दुश्मन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप समझिए, गीदड़ों का गठबंधन है। कभी मोस्ट वांटेड, जी हाँ, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, सैयद सलाउद्दीन हो, मोस्ट वांटेड माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त खौफ में है और दाऊद इब्राहिम भी खौफ में है। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये गीदड़ों का गठबंधन है हिंदुस्तान के खिलाफ। वैसे पाकिस्तान, ISI, दाऊद, लश्कर को अंदाजा नहीं है कि मुकाबला किससे है। ये नए भारत से मुकाबला है, 2020 के भारत से मुकाबला है, जहां चुन चुन कर मारा जाता है, घर में घुसकर मारा जाता है। वैसे एक तरफ ISI सभी आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ एकजुट करने में लगी हुई है, जुटी हुई है, लेकिन आतंकी एकजुटता, जैसे कि हमने आपको बताया, सभी इकट्ठा हो रहे हैं, पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल्स हमारे इस रिपोर्ट में। कश्मीर में मौसम बदल चुका है। POK पर तिरंगा फहराने का मिशन आगे बढ़ रहा है और यही पाकिस्तान की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। एक तरफ बाजवा की सेना रात रात भर जागकर जमीन और आसमान से पहरा दे रही है कि कहीं फिर से बालाकोट ना हो जाए, और दूसरी ओर ISI आतंक के हरदाव को आजमाने में लगी है। लश्कर दाऊद का गठबंधन हो चुका है। लश्कर और हिजबुल आपस में हाथ मिला चुके हैं। जैश ए मोहम्मद भी ISI के इशारे पर आतंकी हर साजिश में साथ देने के लिए तैयार है। जैश के 25 से 30 आतंकी हमले की कोशिश में हैं, लेकिन ISI और ये सारे आतंकी मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बदले हुए भारत ने वाकई पाकिस्तान को खौफजदा कर दिया है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने सही कहा था कि भारत जिस दिन अपना मोड बदलेगा, पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज यही स्थिति है। भारत की आक्रामक नीति ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अब दुश्मन का एक एक क्षण इस डर में गुजर रहा है कि क्या पता कब इस्लामाबाद, लाहौर या बहावलपुर में हमला हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो दो बातें साफ है, एक तरफ पाकिस्तान में खौफ चल रहा है, डर चल रहा है, और दूसरी तरफ कश्मीर में आतंक का दी एंड होने वाला है। तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अब पाकिस्तान पर चढ़ाई, जिसका जिक्र हमने रिपोर्ट में किया। वैसे आप जानते हैं आतंकवादी, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा मैं बार बार रियाज नायकू को आतंकी कह रहा हूं, लेकिन आतंकवादी रियाज नायकू के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने आतंकवादी गाजी हैदर को नया कमांडर बनाया है। सुरक्षा बल पहले ही कह चुके हैं कि जो भी नया कमांडर होगा, चाहे वो गाजी हैदर हो या फिर कोई भी हो, हश्र वही होना है जो रियाज नायकू का हुआ। सेना के 15 कोर के पूर्व कमांडर और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख KGS थिलन कह रहे हैं कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि आतंक के गाजी के लिए 2 गज तैयार है। आतंक के गाजी के लिए 2 गज तैयार है, और आतंक का गाजी समझ ले कि उसका भी गेम ओवर बहुत जल्द होने वाला है। You know it better than me in Kashmir, कितने गाजी आए कितने चले गए। So there's nothing new in it. All these aliases keep happening and we'll handle them. There's no problem about it. Let any gazi come. तो वानी हो, नायकू हो या फिर गाजी हो, अगर बंदूक उठाएगा तो मारा जाएगा। आप जानते हैं आज वो ऐतिहासिक दिन है, आगे बढ़ रहे हैं, आज वो ऐतिहासिक दिन आपको पता होना चाहिए जिसने भारत और दुनिया के शक्तिशाली देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, आज ही के दिन 1998 यानी कि 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, और तब से ही आज के दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी है, लेकिन भारत के लिए यहाँ पर आपको समझना है, ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। आप जानते हैं ऑपरेशन से जुड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक इतनी सावधानी बरत रहे थे कि हर जानकारी और बातचीत कोड वर्ड में होती थी। इस मिशन की अगुवाई कर रहे थे मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। जी हां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले भी संवाद करते आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रणनीति पर चर्चा की, स्ट्रैटेजी पर चर्चा की। देखिए, आपके सबके जहन में सवाल होगा 17 मई के बाद क्या, लॉकडाउन 3.0 के बाद क्या, 17 मई के बाद क्या होगा। आज ये तो नहीं पता लगा कि होगा क्या, लेकिन हाँ थोड़ी झलक जरूर मिल गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के मंच पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में काफी हद तक, बहुत हद तक सफल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 2 गज दूरी अगर ढीली पड़ गई तो कोरोना का संकट और बढ़ेगा। इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर हथियार है। ये बात हमने अपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी आप तक पहुंचाई है, और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में बार बार उठाई है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संक्रमण गांव तक ना पहुंचे, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास रहे हैं जो जहां हैं वहीं रहें, लेकिन मनुष्य का मन है, लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लोगों का मन है, लोग अपने घर जाना चाहते हैं, और इसी वजह से सरकार को अपने कुछ फैसले बदलने भी पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तारीफ कर रही है, और इसके लिए सभी राज्यों के प्रयास भी सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 53 दिनों में 5वीं बार, ये 5वां मौका है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तरह से मुख्यमंत्रियों से संवाद किया है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि हर 10 दिनों में एक बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, हर 10 दिनों में एक बार राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, आगे क्या होगा, ये लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करके फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। और देखिए, आप हमारे सामने रेल देख रहे हैं, तो आपको बता दें कोरोना काल में कल 15 राहत एक्सप्रेस चलेंगी। राहत एक्सप्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यकीनन बहुत सारे लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। देखिए, 15 राहत एक्सप्रेस, जी हाँ, कल दिल्ली से अलग अलग शहरों के लिए 15 ट्रेनें चलेंगी। आपको जानकारी होनी चाहिए, इन्हीं शहरों से दिल्ली के लिए ट्रेनें रवाना होंगी। अभी IRCTC की वेबसाइट से सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बुक हो रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन। और इन ट्रेनों में आपको ये भी बता देते हैं कि AC फर्स्ट क्लास, AC सेकंड क्लास और AC 3 टियर होंगे। इन ट्रेनों का किराया राजधानी ट्रेनों के बराबर होगा। सिर्फ एयर कंडीशन ट्रेन ही चलेंगी, और स्पेशल ट्रेनों में RAC के टिकट नहीं मिलेंगे। ट्रेन चलने से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना यह अनिवार्य होगा, क्योंकि फिर स्क्रीनिंग होगी, और अगर लक्षण है तो आपको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। यात्रियों के लिए चेहरा ढकना, स्क्रीनिंग अनिवार्य है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, IRCTC की तरफ से ये तैयार खाना और पानी मिलेगा। कंफर्म टिकट ही लॉकडाउन
के पास का काम करेगा। और अगर आपने, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अमन ने भी बताया, अगर आप में किसी भी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो आपको यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। कंफर्म टिकट है तो वो लॉकडाउन का पास भी एक तरीके से होगा। वैसे कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे भारतीयों को स्वदेश, अपने वतन वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत के तहत 4 दिन में करीब 4000 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 उड़ानों से 3900 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। आपको बता दें 12 देशों से 64 उड़ानों के जरिए 14,800 लोगों को वापस लाया जाना है। मिशन वंदे भारत का 5वां दिन। 7 फ्लाइट से हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। मिशन वंदे भारत में सरकार बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बीमारों या फिर उन लोगों को प्राथमिकता दे रही है जिनके घर में किसी की मौत हो गई है या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार हो। विदेश में फंसे ऐसे भारतीयों को मिशन वंदे भारत से बड़ा सहारा मिल रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने ये सिचुएशन को हैंडल किया है, जिस तरीके से हमारी हेल्प करी है, जिस तरीके से हमें यहाँ पे क्लियर करके पहुँचा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप लोगों को थैंक यू बोलने के। तो हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे लिए काम किया है वो बहुत ही लाजवाब है, काबिल तारीफ काम है। आज जिन रूटों पर फ्लाइट ऑपरेट हुई उनमें लंदन, दिल्ली, बेंगलुरु, सैन फ्रांसिस्को, मुंबई, हैदराबाद, ढाका, मुंबई, दुबई, कोच्चि, अबू धाबी, हैदराबाद, कुआलालंपुर, चेन्नई, बहरीन, कोझिकोड। विदेशों से आने वाले यात्रियों को पूरा किराया देना होगा। उनका किराया भारत सरकार नहीं देगी। आने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद इन सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी कर दिया जाएगा। मिशन वंदे भारत के अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। भारतीय नौसेना का INS जलाश्व मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कल कोच्चि पहुंच चुका है। INS जलाश्व में कुल 103 महिलाएं और 595 पुरुष मालदीव से कोच्चि पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए ज्यादातर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं, सिर्फ जरूरी सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इन्हीं जरूरी सामानों से कोरोना का संक्रमण होने लगा तो फिर क्या होगा? तो आप लोग कहते हैं ना, एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी चीजें, जरूरी सामान। आपको हैरानी होगी, आपको पता भी होगा। वैसे पिछले कुछ दिनों में लोगों में सब्जी वालों को लेकर दहशत है। आप जानते हैं अहमदाबाद में भी 334 सुपर स्प्रेडर होता है जो तेजी से फैलाते हैं, जिनकी वजह से होता है। 334 सुपर स्प्रेडर पाए जाने के बाद सब्जी और किराने की दुकानें 15 मई तक अहमदाबाद में बंद कर दी गई। सब्जी बेचने वाले कोरोना के नए सुपर स्प्रेडर। दिल्ली से अहमदाबाद तक कितने सुपर स्प्रेडर? तस्वीरें दिल्ली की एक सब्जी मार्केट की है। सब्जी बेच रहे कई दुकानदारों ने ना तो मास्क लगा रखा है और ना ही ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। और जी न्यूज रिपोर्टर ने इन सब्जी वालों से सवाल किया तो अलग अलग बहाने बताने लगे। इसी दुकान पर हम खड़े हैं, इन्होंने अभी मास्क लगा नहीं रखा था, ना कुछ और पहन रखा था। जैसे ही हम अपना कैमरा लेकर के आए इन्होंने लगाया है। भाई साहब एक बात बताइए, आपने अभी तक मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? मास्क लगा रखे सामने रखा हुआ है। मास्क वहाँ टांगने के लिए रखा हुआ है? टांगने के लिए नहीं, वो तो पब्लिक को रेट बताता हूँ, समझ में नहीं आता है। ये बताओ कि आपने मास्क जब मैं आई थी तब नहीं लगा रखा था, लगा रखा था या नहीं लगा रखा था, बताइए। थोड़ा जो है सांस में गर्मी लग जाता है ना, इसका चक्कर में हटा लेता हूँ। हमने दूरी तो बना लेंगे, लेकिन ये मास्क आपने क्यों लगा रखा है? मैंने अभी तो पानी पिया था। मैं तो आपको पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ। पानी पिया था थोड़ी देर। क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में पिछले दिनों कई सब्जी कारोबारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद मंडी के बड़े हिस्से को बंद भी किया गया। पिछले दिनों दिल्ली के मेहरौली इलाके में सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में भी अभी तक कोरोना वायरस के 334 सुपर स्प्रेडर्स पाए गए हैं, जिस वजह से यहां किराना और सब्जियों की दुकानों को 15 मई तक बंद करने का फैसला किया गया। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को समझिए कि आप भले ही लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हो, लेकिन संक्रमण थमा नहीं है, खतरा टला नहीं है, इसलिए एहतियात बरतते जाना बहुत जरूरी है। पिछले 24 घंटे में तो 4000 से ज्यादा मामले, मतलब ये पहली बार इतने ज्यादा मामले एक दिन में आए।
तो ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त जो खींचतान चल रही है उसे आप कोल्ड वॉर कह सकते हैं और इसी की क्रोनोलॉजी जल्दी से अब हम आपको समझाते हैं। आपको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे। पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसके जवाब में 3 जनवरी को अमेरिका ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। मतलब अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, पहले क्रोनोलॉजी हम आपको समझा रहे, पहले अमेरिकी दूतावास पर हमला, फिर सुलेमानी को मारा अमेरिका ने। इसके बाद 5 जनवरी को ईरान ने अमेरिका से 2015 परमाणु समझौता तोड़ दिया। 7 जनवरी को ईरान ने इराक में अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइल दागे, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे ना, मिसाइल दागे थे, वो इराक में अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइल दागे थे। और इसके बाद 12 जनवरी को इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागे गए और इसके 2 महीने बाद 11 मार्च को इराक में ही अमेरिका और उसकी गठबंधन सेना यानी नाटो पर हमला किया गया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हुई। फिर 13 मार्च को अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित संगठन पर एयर स्ट्राइक कर दी। पिछले महीने बल्कि 22 अप्रैल को ईरान ने सैन्य इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका अमेरिका ने विरोध किया है। मतलब ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। आपको यहाँ पर ये समझना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो ये दुश्मनी है ये दशकों पुरानी है और इसकी काफी बड़ी वजह आप मान सकते हैं कच्चा तेल है, परमाणु बम है। तो सोचिए जरा, सुपर पावर है लेकिन कोरोना के सामने पूरे तरीके से लाचार। और व्हाइट हाउस जो कि पास सेंटर माना जाता है, व्हाइट हाउस भी इस वक्त कोरोना चक्रव्यूह में पूरे तरीके से फंस गया है और कोशिश ये चल रही है कि दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति यानी सबसे शक्तिशाली शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तक ये ना पहुंच पाए। कई कदम उठा रही है अमेरिका, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अब डेली ट्रंप का कोरोना टेस्ट होगा। जी आप ठीक सुन रहे हैं, हर रोज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कोरोना टेस्ट होगा। सिर्फ ट्रंप का नहीं बल्कि उनके परिवार वालों की भी हर दिन टेस्टिंग की जाएगी, हर दिन। तो ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके परिवार, बल्कि जो उनके आसपास लोग हैं उनका भी टेस्ट होगा। ट्रंप के यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी। तो अमेरिका भी तरीके से घुटनों पर, लेकिन पाकिस्तान बेपरवाह है। जी हाँ, पाकिस्तान की अगर बात करें, कोरोना वायरस पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है, आप जानते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में आज से बाजार, कारोबार सब खोल दिए गए हैं। पहले से ही आप जानते ही हैं कि कंगाली से जूझ रहा है पाकिस्तान। कोरोना ने वहां पर आर्थिक संकट को और गहराया है और यही वजह रही है कि इमरान खान ने वहां पर कारोबार खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन इससे पाकिस्तान में कोरोना विस्फोट होने का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। तो आप इतना तो आप ये समझ गए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की आर्थिक दुर्दशा को देखते हुए लॉकडाउन में ढील का ऐलान किया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे कर्ज के सहारे ही कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। आपको बता दें, 8.25 लाख करोड़, 8.25 लाख करोड़ का कर्ज है पाकिस्तान पर। 7,75,000 करोड़, 8.25 लाख करोड़। आप जानते हैं बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। और साथ ही कोरोना से लड़ाई के लिए पाकिस्तान दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पाकिस्तान को IMF से 140 करोड़ की मदद मिली है, वहीं यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान को 1,234 करोड़ मिले। अमेरिका ने भी मदद की है, 60 करोड़ रुपए की मदद की है, लेकिन मदद जो है वो नाकाफी है। पाकिस्तान के हालात खराब हैं। कोरोना से लड़ाई छोड़िए, आतंक के खिलाफ गठबंधन बनाने में व्यस्त है वहां की आतंकी सरकार, तालिबान खान।